बीजेपी का आना और बीजेपी का जाना बसपा के हाथ में है। अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मोदी जी का जाना तय है, और अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो मोदी जी का आना भी तय है। यार इस देश के अंदर 1% सिख है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, कितने परसेंट क्रिश्चियन है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कम्युनिस्ट कितने परसेंट है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की जो सबसे बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जिनके कहने पर इस देश का शेड्यूल कास्ट रोडों पर उतरने को अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, और वो जो इस देश के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक बार कांग्रेस बड़ा सा दिल दिखा करके कहे ना कि हम क्या नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर, तब तक उनका गठबंधन जो है वो अधूरा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30%, 30.5% एक समय पर बसपा के पास में अपना वोट बैंक हुआ करता था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब भी लगभग 20% के आसपास था और 10 सीट बसपा जीत करके भी आई थी। अब उससे पीछे भी अगर हम बात करें तो बसपा को हमेशा से लोकसभा में 12%, 11% वोट मिलता रहा है। 10% वोट, 5% वोट जीत और हार के लिए महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अकेली पार्टी ऐसी है जिसका पूरे देश में कहीं ना कहीं हर स्टेट में हर बूथ पर थोड़ा बहुत वोट उसका जरूर है। और ख़ास तौर से उत्तर भारत में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और उत्तराखंड हो गया। उधर बात करें तो क्या नाम है आंध्रा में वोट है, और उधर बात करें तो महाराष्ट्र में अच्छा खासा वोट बैंक है। तो बहुजन समाज पार्टी के बिना गठबंधन बनाना या उसको कोई भी इंडिया नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो, मैं समझता हूँ वो बेईमानी है। और यही कारण है कि चाहे तो प्रियंका गांधी हो, वो प्रयास कर रही हैं कि बैठ कर के बहन जी से बात किया जाए, जैसी खबरें आ रही हैं कि आज जो है प्रियंका गांधी बहन जी से मिली हैं। हालांकि मैंने पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की कि ताकि पता चले पूरा मामला है क्या, लेकिन अभी भी दबी जबान में तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हाँ बहन जी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो वो लगेगा क्या नाम है आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता से पहले बहन जी जो है वो गठबंधन में आ जाएंगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार आप बनाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बसपा, अगर आपको बसपा का वोट पूरे देश में चाहिए तो बसपा को हिस्सेदारी भी उसी लेवल पर देनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि नहीं उत्तर प्रदेश लेवल पर आप गठबंधन कर लीजिए और मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और तुम्हारा राजस्थान और पंजाब और हरियाणा और महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ तो गठबंधन कर लो। यहाँ तो कांग्रेस 15 सीट मांग रही है, लेकिन दूसरे स्टेटों में वो 20 सीट भी बसपा को नहीं देना चाह रही है, जहाँ की बसपा का कहीं, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7 से 8% वोट है, मध्य प्रदेश में बसपा के पास में 8 से 9% वोट है, दिल्ली में वोट है, हरियाणा में वोट है, पंजाब में वोट है, महाराष्ट्र में वोट है। तो अगर आपको वो 6-6, 7-7% वोट हर स्टेट में लेना है, अपने पास अपने पाले में करना है, तो आपको उसी प्रकार से हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। मैं तो मैं तो कितनी कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि अगर आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर जो है वो 7% वोट है तो 7% सीट दे दो। भाई क्यों कह रहे हो 1 सीट और 2 सीट देंगे? अगर वहाँ 50 सीट हैं तो 5 और 7% के हिसाब से दे दो जितनी सीट बन रही है। तो ये क्या है कि गठबंधन कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को चाहती तो है, चमारों का वोट तो चाहती है, दलितों का वोट तो चाहती है, लेकिन हिस्सेदारी उस लेवल पर नहीं देना चाह रही है। तो हिस्सेदारी भी उसी लेवल पर उसको मिलनी चाहिए, और शायद यही बात जो है गठबंधन में आज या प्रियंका गांधी और मायावती जी के बीच में हुई होगी। तो क्या बीएसपी जिस प्रकार से घोसी उपचुनाव हुआ और उसमें लगा कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी, इस वजह से गठबंधन जीत गया, तो क्या इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अब बातें तेज़ी से ज़्यादा आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, मैं 2 उदाहरण बता रहा हूँ। जो लोग नीला गमछा गले में डाल करके खुश हो रहे हैं कि हमारी वजह से मदन भैया जीत गया, तो उनको भी बता देता हूँ कि वहाँ मदन भैया कितनी वोट से जीता ये आपको बेहतर पता है। लेकिन सच्चाई की बात ये भी है, मदन भैया यहाँ खतौली से, अगर खतौली से मदन भैया जीत गया तो मदन भैया इसलिए नहीं जीते कि मदन भैया को लोगों ने वहाँ मदन भैया इसलिए जीते क्योंकि वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, और इसके कारण जो बसपा का वहाँ 50, 60, 70 हज़ार वोट था वो समाजवादी पार्टी को मर्ज हो गया, और बसपा समाजवादी पार्टी के मदन भैया वो कुछ हज़ार वोटों से चुनाव जीत गए। अगर वहाँ पर बसपा अपना प्रत्याशी उतार देती तो निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि बसपा जो है वहाँ मदन भैया हार जाते। अब घोसी उपचुनाव की हम लोग बात कर लेते हैं। घोसी उपचुनाव का अगर सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि घोसी उपचुनाव में अगर
बसपा अपना प्रत्याशी उतार देती तो फिर दारा सिंह चौहान को कोई नहीं रोक सकता था वहाँ जीतने से। तो अगर घोषी उपचुनाव हो गया या और तमाम उपचुनाव हो गए, वहाँ इंडिया गठबंधन या विपक्ष इसलिए जीत रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी ना उतार करके एक तरीके से विपक्ष को यानी कि इंडिया के प्रत्याशी को समर्थन देता है और वो जीत जाता है। तो ये बात भली भांति पता है इंडिया गठबंधन को। अगर बहुजन समाज पार्टी 2024 का चुनाव अलग थलग लड़ेगी तो नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। अगर पूरे भारत के अंदर बसपा 7-8% वोट भी बिगाड़ देती है और 4-5% से इंडिया गठबंधन की सरकार रह जाती है तो उसके लिए जो कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे जो लोग प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं, जो लोग सरकार तो बनाना चाहते हैं, जो लोग ये तो चाहते हैं कि मोदी जी को 2024 में आने से रोकना है, लेकिन वो ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट का वोट तो चाहिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट का, मायावती का या अन्य और जो नेता हैं उनका नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ कह लेता हूँ कि अब ये जो इंडिया नामक गठबंधन बना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंडिया नामक गठबंधन में दलित कहाँ हैं, मुसलमान कहाँ हैं? भाई ये भी एक तरीके से सवर्णों का ही गठबंधन है। जो जिस गठबंधन की बात हम बीजेपी में कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो सवर्णों का गठबंधन और सवर्णों की बात करता है। तो अगर आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो तो इंडिया गठबंधन में जो इस देश का 35 करोड़ मुसलमान है वो कहाँ है? जो इस देश का 40 करोड़ शेड्यूल कास्ट है वो कहाँ है? जब 75 करोड़ आवाम की बात ही नहीं हो रही है, जब 75 करोड़ आवाम का यहाँ नेतृत्व ही नहीं है, जब उनके नेता नहीं है, जब उनके हक अधिकार की बात नहीं हो रही है, अब मैं सवाल कर देता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है 2024 में तो फिर बता दीजिए आप मुसलमानों के लिए क्या करोगे? तो बता दीजिए आप दलितों के लिए क्या करोगे? तो बता दीजिए आप दलितों का जो बैकलॉग है क्या वो पूरा करोगे? जातिगत जनगणना करवा कर जितनी चीज़ की भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी करोगे? क्या आप जो है वो उनके जो संवैधानिक राइट्स हैं उनको बचाने का काम करोगे? क्या दलितों का जो आप उनका जो और बहुत सारे अधिकार हैं क्या उन्हें बचाने का काम करोगे? तो सवाल वहीं खड़ा होता है। मैं तमाम देश के दलितों से, दलित एक्टिविस्टों से, दलित नेताओं से एक बात शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आपको इंडिया गठबंधन में शामिल होना है तो पहले उनसे बैठ करके टेबल पर बात कर लीजिए कि अगर आपकी सरकार बनी तो आप इस सरकार में हमें क्या दोगे? ऐसा तो नहीं है कि अभी मोदी जी की सरकार मुल्क भर में चल रही है तो मुल्क में उनकी सरकार चली तो दलितों का क्या है भाई इसमें हैं? क्या नहीं साहब, सारा सब दलितों की सरकार है। ये वही वाला काम है गजेंद्र जी जो हमारे गांव देहात में कहते थे कि कोठी कोठिया से हाथ मत लगाइए, बाकी संभाल तेरा है। तो ये जो बाकी संभाल तेरा वाली बात है ना, ये ख़त्म करनी चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि क्या क्या मेरा और क्या क्या तेरा है। तो इंडिया गठबंधन में अगर आज प्रियंका गांधी जी मायावती जी से मिली है तो ये एक सार्थक कदम है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। पहले से मिल लेना चाहिए था। मैं तो चाहता हूँ कि बहन जी जो वो गठबंधन में आएँ। मैं तो कितने वीडियो बनाए, मैं तो खुद कहा बीजेपी के सपनों पे पानी फिर जाएगा जहाँ। देखिए बीजेपी का जाना तय है, बीजेपी का आना और बीजेपी का जाना बसपा के हाथ में है। अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मोदी जी का जाना तय है, और अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो मोदी जी का आना भी तय है। आप ये समझ लीजिए कि 10% वोटों का गेम मायावती और बहुजन समाज पार्टी के हाथ में है। अगर इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि उनको मोदी जी को हराना है तो किसी भी कीमत पर, और मैं तो कह रहा हूँ यार खुला, मैं तो खुली बात कह रहा हूँ यार इस देश के अंदर 1% सिख है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, कितने % क्रिश्चियन है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कम्युनिस्ट कितने % है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की जो सबसे बड़ी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जिनके कहने पर इस देश का शेड्यूल कास्ट रोडों पर उतरने को अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, और वो जो इस देश के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक बार कांग्रेस बड़ा सा दिल दिखा करके कहे ना कि हम क्या नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। या चलो हमसे मत कहो, बैठ के कमरे में बात कर लो, मायावती जी को इसी बात पे मना लो और बाहर आ जाओ। हो सकता है इस बात पे वो मान जाए, आपकी सरकार बन जाए। बाद में हम तो कह रहे हैं भैया 5 साल आपकी सरकार चलेगी तो 2.5 साल के लिए बहन जी को बना दो, 2.5 साल के लिए किसी भाई साहब को बना देना। हमने कब मना किया? राहुल गांधी, हम तो सीधी कह रहे हैं ना भाई राहुल गांधी को बना दो, उनका भी नंबर आना चाहिए, पढ़ा लिखा नौजवान साथी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये तमाम लोगों से कि जो लोग इंडिया गठबंधन में शेड्यूल, देखिए ये इंडिया गठबंधन अगर शेड्यूल कास्ट के और मुसलमानों की बात नहीं करता है तो ये भी वही सवर्ण मानसिकता का गठबंधन है जिस सवर्ण मानसिकता से इस देश के शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को और इस देश के मुसलमानों को खतरा है। अगर इस गठबंधन की सरकार भी बन जाती है कांग्रेस के नेतृत्व में तो फिर भी वही आता है कहीं ना कहीं कि हमें क्या मिलेगा। अब सवाल हिस्सेदारी का है, जो बात काशीराम साहब ने कही थी कि अगर हम आपके साथ में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सवाल इतना सा।